नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रव्यूह का वक्त हो रहा है, शाम के 7 बजने ही वाले हैं। सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने अपनी वोटिंग करके पसंद जाहिर की है। पहली कहानी नेपाल से। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की गृह मंत्री क्यों नप गए अचानक से, इस खबर को 12% लोगों ने देखना चाहा है। आगे तफसील से बात करते हैं। दूसरी कहानी जो आज हमने पोलिंग में दी थी कि क्या कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को अब सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता, इस खबर को देखने के लिए 22% लोगों ने वोट किया है। तीसरी खबर थी कि खाड़ी देशों में अल्टीमेटम, 36 का खौफ क्या है, इस खबर को 28% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्या दूसरे राउंड की बातचीत होगी, नहीं होगी, या ईरान और इजरायल के बीच एक नई जंग छिड़ने वाली है। और जो खबर आज सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है पश्चिम बंगाल में करीब 94% वोट। क्या कहते हैं, इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब क्या है, किसको चोट लगी है इस वोट से, इसे देखने के लिए 38% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। विस्तार से इस पर भी आज बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा आज एक बहुत बड़ी खबर से, क्योंकि आज सुबह हमने जब ये पोल किया तब तक ये खबर नहीं थी, लेकिन दोपहर होते होते करीब 3 बजे के आसपास से बहुत बड़ी खबर आई, जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा अपने साथ और 6 सांसद लेके भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान कर देते हैं। ये खबर पोलिंग में नहीं दिखी होगी आपको, इसीलिए इस बड़ी खबर पर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि लगातार 3 बजे के बाद से डेवलपमेंट इस खबर में होते जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। अकेले हुए आप। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लगे 440 वोल्ट के झटके की करते हैं। आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल आज अचानक मीडिया के सामने आए और बीजेपी में शामिल होने का मन बता दिया, जाहिर कर दिया। जबकि इनका दावा है कि अभी और 4 सांसद इनके साथ हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी के सभी सांसद जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, कोई भी लोकसभा का नहीं है, यानी इनडायरेक्टली चुनकर संसद में पहुंचे हैं। आज इन तीनों नेताओं ने बीजेपी दफ्तर जाकर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी कर ली। नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर आपके इन तीनों सांसदों को पार्टी में शामिल कराने का इशारा भी दे दिया। देखिए तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वहां पर नितिन नवीन के साथ मुलाकात हुई। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं ये, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। जिस तरह आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने आज बगावत की है, उसके बाद सवाल और गहरा गया है। और यह सवाल अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर है कि क्या अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अकेले रह जाएंगे अपनी पार्टी में, क्या ये झाड़ू का एक तिनका बिखर रहा है। और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी ने पंजाब में अब अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये ज्यादातर सांसद एक को छोड़कर सब पंजाब के राज्यसभा से आए हुए सांसद हैं और सब भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। जिस वक्त देश में 5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, उसी वक्त केजरीवाल के 7 राज्यसभा सांसदों का बागी हो जाना ये बताता है कि पंजाब चुनाव भले 9-10 महीने दूर दिखाई दे रहे हों, लेकिन उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और वो शोर सुनाई पड़ने लगा है। पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था। मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। यह आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी टूट आप इसको कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी हम लोगों के सामने बनी, बीते 12, 13, 14 साल की इस पार्टी का कार्यकाल है
और इस पार्टी में लगातार लोगों का पलायन हुआ, लोग बाग निकले हैं, लेकिन एक साथ एक मुश्त इतने सारे सांसद पार्टी छोड़ दें, इतनी बड़ी टूट आम आदमी पार्टी में कभी नहीं देखने को मिली थी। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या रिएक्ट किया, क्योंकि सबका ध्यान उसी तरफ था। एकमात्र एक लाइन का ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया इतने बड़े डेवलपमेंट पर। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। केजरीवाल आगे क्या करेंगे ये बात वो बाद में होगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या थी और अब क्या हो रही है। तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने अपना पाला आज बदला है और वो अब बीजेपी में जा रहे हैं। साफ है कि अब केजरीवाल के साथ राज्यसभा में, अब केजरीवाल की पार्टी के लिए जो राज्यसभा में 3 सांसद बचे हैं वो संजय सिंह हैं, एनडी सिंह है और संत बलबीर सिंह है। खास बात यह कि जिन 7 सांसदों ने केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोला है, इनमें से 6 पंजाब से हैं। केवल दिल्ली से स्वाति मालीवाल हैं, जो पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी बागी बनकर भी अपनी पार्टी के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी संभावनाओं पर एक तरीके से झाड़ू लग सकती है। तो बीजेपी अपने लिए क्या नई उम्मीदें तलाश रही है इतनी बड़ी झाड़ू लगाकर? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने बल बुला लिया। उही वाशिंग मशीन जिहड़ी शरद पवार होरां दी पार्टी ते चलदी है, जिहड़ी उद्धव ठाकरे होरां दी पार्टी ते चलदी है, जिहड़ी कांग्रेस ते चलदी है, क्योंकि उन्हां कोल बीजेपी कोल अपना कुछ है नहीं, अपना तो बेस है नहीं पंजाब च उन्हां दा बिल्कुल भी। पर वो कहते भी जिस तरीके नाल भगवंत मान सरकार काम कर रही है, ਇਹਦਾ बदल की है, ਇਹਦਾ हल की है, क्योंकि असी वो काम करते जिहड़े इतिहास 'ਚ कर नहीं सके। और जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो खबर तो ये भी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि भगवंत मान को भी बीजेपी के खेमे से फोन गए थे, बात करने की कोशिश की गई थी। यानी भगवंत मान तक को अपने खेमे में लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग जो से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतना बड़ा ऑपरेशन लोटस चला रही थी। खास बात यह कि जिन 7 सांसदों ने केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोला है, उनमें से 6 पंजाब से, जैसा कि मैंने बताया, और 1 मात्र दिल्ली की है, स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली के महिला आयोग के अध्यक्ष भी थे और काफ़ी एक्टिवली काम कर रही थी। संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, ये 3 ऐसे लोग थे जो शुरुआत से पार्टी के साथ जुड़े रहे। यंग लोग हैं, बहुत यंग, 30s में, 40s में हैं। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा दी है। ये इनकार नहीं कर सकते कि पार्टी ने इनको नहीं दिया, लेकिन बाकी जो लोग थे वो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग से आते, उद्योगपति आते, एक्सेप्ट हरभजन सिंह जो कि खिलाड़ी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी संभावनाओं पर झाड़ू फिर सकती है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए कौन कहाँ खड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो जा रहे हैं वो विक्रमजीत सिंह हैं, वो राजेंद्र गुप्ता हैं, हरभजन सिंह हैं, स्वाति मालीवाल हैं, अशोक मित्तल हैं, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये 7 लोग राज्यसभा के। और ये 3 लोग अब अरविंद के खाते में बच रहे हैं, संत बलबीर सिंह, एनडी सिंह और संजय सिंह। अभी भी इनके बारे में भी अटकलें हैं बहुत सी। आज तो दिन भर अटकलों का बाजार गर्म था, बार बार कहा गया कि ये 3 भी कितने दिन रहेंगे, देखिए वहां पर। खैर, बीजेपी ने अपनी नई उम्मीदें तलाशने का काम शुरू किया। कमाल देखिए कि राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा में उपनेता बनाया था, वो भी राघव चड्ढा के साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया, अशोक मित्तल ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने इशारों में बात की, लेकिन राजनीति का वही खाता ये बता रहा है कि अब वो कहां जाकर रुकने वाले हैं, यानी वो भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि 15 अप्रैल को ईडी ने अशोक मित्तल के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। अशोक मित्तल देश की जानी मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और इसी नाम से इनका मिठाई ब्रांड है लवली स्वीट्स, उसके मालिक हैं। करोड़ों अरबों की इनके पास संपत्ति है पंजाब में। और इस छापेमारी के लिए 9 दिन बाद अशोक मित्तल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पहले उपनेता बने, उपनेता के बाद छापेमारी हुई और छापेमारी के 9 दिन के बाद अब ये अशोक मित्तल साहब जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये अब बीजेपी में शामिल होने की मंशा दिखा चुके हैं। तब आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी पंजाब चुनाव की तैयारी कर रही है, इसीलिए उनको निशाना बना रही है। और आज वो बीजेपी में खामे में बैठे हुए। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है।
ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। एक मिनट के लिए मान भी ले कि अशोक मित्तल इसलिए चले गए क्योंकि उनके ऊपर छापेमारी का डर था, बहता, पर बाकी के क्यों चले गए? राघव चड्ढा जो पार्टी के साथ जुड़े रहे वो क्यों चले गए? संदीप पाठक जो कि IITian है, पढ़े लिखे व्यक्ति, आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत में इन दोनों व्यक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये क्यों चले गए? इनका कौन सा छापेमारी हुई? इसके बारे में जवाब आम आदमी पार्टी ने अभी नहीं दिया है। आखिर पार्टी में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की वजह क्या है? वजह भी पार्टी को दो हिस्सों की तरह दो टुकड़ों में बटी हुई है। चड्ढा कैंप कहता है कि आम आदमी पार्टी में ईमानदारी नहीं बची, इसीलिए वो साथ छोड़ रहे हैं। केजरीवाल का धड़ा ये कह रहा है कि ईडी सीबीआई के खौफ में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। चड्ढा कैंप ये भी कहता है कि संसद में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। केजरीवाल के गुट का ये कहना है कि उन्होंने अपनी आवाज बीजेपी को बेच दी थी, वो पार्टी के मुद्दों को नहीं उठा रहे थे। चड्ढा कैंप का कहना है कि उसने आम आदमी पार्टी को अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 15 साल दे दिए। केजरीवाल गुट का यह कहना है कि केजरीवाल ने उनको MP बनाया, वो तो सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे। यानी आपस में इस हद तक चीजें खराब हो गई। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट। जो भी कारण थे उससे ये लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। मेरे लिए संदीप पाठक का टूट जाना आज की सबसे बड़ी खबर। राघव चड्ढा नाराज चल रहे थे, समझ में आता था, पर संदीप पाठक जो कि बहुत ही क्लोज थे अरविंद केजरीवाल के, IITian है, मैं फिर से बताऊं, वो क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, आम आदमी पार्टी को छोड़ के? आम आदमी पार्टी में आज जो टूट फूट दिखाई दे रही है उसकी आहट करीब 2 साल पहले सुनाई दे रही थी। मार्च 2024 में जब केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त राघव चड्ढा मेडिकल कारणों से विदेश में थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद तक वो विदेश में ही रहे और केजरीवाल से तब मिले जब 13 सितंबर 2024 को उनकी रिहाई हुई। उस रिहाई के कुछ दिनों बाद अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल की पत्रकार वार्ता हुई, तब भी राघव चड्ढा वहां नहीं मौजूद थे। जंतर मंतर पर रैली हुई तो वहां भी वो नदारद थे। जहां पार्टी के दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुखर थे, बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, वहीं राघव चड्ढा ने एक तरीके की चुप्पी साधी हुई थी। राजनीति में चुप्पी कई बार ज्यादा शोर मचाती है और जब केजरीवाल ने चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया तो उन्होंने जो कहा था वो आज सही साबित हो गया। आम आदमी पार्टी में इस तोड़फोड़ का इतिहास तो आपने जान लिया। अब सवाल है कि भविष्य इस पार्टी का क्या है? राज्यसभा के 7 सदस्यों के पार्टी छोड़ देने से अब आम आदमी पार्टी उच्च सदन में बहुत कमजोर हो गई है। इसके साथ ही अगले साल मार्च में होने वाले पंजाब के चुनावों में पार्टी की ताकत भी कमजोर होगी, क्योंकि पार्टी का धनाढ्य वर्ग जो पंजाब से आता है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इसके साथ ये सवाल भी उठेगा कि राज्यसभा के 2/3 सांसद तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं पंजाब से, वो क्या करेंगे? क्या वो भी केजरीवाल के साथ रहेंगे या वो भी बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं? क्या लोकसभा में भी तोड़फोड़ हो सकती है? दरअसल लोकसभा के सदस्यों को पब्लिक के बीच जाकर वोट मांगना पड़ता है, इसीलिए उनका स्टैंड बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनको लोगों को मिजाज का अंदाजा रहता है। आपके तीनों लोकसभा सांसद पंजाब से हैं, इसीलिए उनका स्टैंड बहुत मायने रखेगा कि वो क्या करेंगे, केजरीवाल से बगावत करेंगे या नहीं करेंगे, केजरीवाल के साथ ही रहेंगे या पंजाब की जनता के खिलाफ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। फिलहाल बीजेपी राज्यसभा के 7 आम आदमी पार्टी सांसदों का तहे दिल से स्वागत कर रही है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी पर, और जो कहानी आई है बंगाल से। कल हुई भारी पोलिंग के बाद अब आज पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण के प्रचार में टॉप गियर लग गया है। लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल के पहले राउंड में बाजी कौन मार रहा है? पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है।
কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার। এটা জেনে রেখো, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 তারিখে বুঝবেন, ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बहुत बड़ी जीत के, बहुत बड़ी पोलिंग हुई तो बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता ने इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 91.78% की वोटिंग हुई है, जिसमें 90.92% पुरुषों ने वोट डाला। लेकिन इस मामले में बंगाल की महिलाएं पुरुषों से यहां भी आगे निकल गईं। 92.69% वोट महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके किया। लेकिन सवाल है कि क्या यह ऐतिहासिक मतदान परिवर्तन की आंधी का संकेत है या फिर ममता बनर्जी की सत्ता में चौका लगाने की ओर इशारा कर रहा है। आज हम इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करके आपको दिखाएंगे। पिछले चुनावों के आंकड़ों से आज का सियासी गणित समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह का क्या कहना है। आज उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में की है, सुन लीजिए। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। गृह मंत्री का बहुत बड़ा दावा, और यहां तक उन्होंने कहा कि अंग में बन गई है बीजेपी की सरकार और वहां पे उड़ीसा में बन गई है बीजेपी की सरकार, तो अब बंग में क्यों नहीं बनेगी, ये दावा भी वो करके गए। अमित शाह कल पहले चरण की बम्पर वोटिंग के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है, भय से भरोसे की यात्रा हुई शुरू हो गई है। 5 मई को दीदी जाने वाली हैं, बीजेपी आने वाली है। अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 सीटें जीतेगी। पूरे बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या पहले ही फेज में बंगाल की किस्मत तय हो चुकी है, क्या पहले ही चरण में बंगाल का चुनाव तय हो गया है। ऐसे कई सवालों को आगे हम आंकड़ों के तराजू में तौलकर दिखाते हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी में भी उतना ही जोश है। तो पहले चरण की जिन 152 सीटों पर कल मतदान हुआ, वो बीजेपी और टीएमसी उसमें अपने अपने दावे कर रहे हैं। 2021 की बात कर लेते हैं। पिछले चुनावों की इन 152 में से 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि बीजेपी का कमल 59 सीटों पर खिला था। बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, इसमें 59 इसी इलाके में थी। लेकिन इस बार अगर सत्ता से नाराजगी वाली भीड़ बाहर निकली है तो टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि टीएमसी इस बार बंगाल में एसआईआर के विरोध का तड़का लगा रही है। पहले चरण की 152 सीटों पर एसआईआर में कुल लगभग 39 लाख से ज्यादा नाम कटे थे। यह भी हो सकता है कि एसआईआर के विरोध में भारी संख्या में लोग वोट देने निकले हों और उन्होंने इसको फायदा टीएमसी को पहुंचा दिया। ऐसा अगर हुआ होगा तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है सत्ता विरोधी लहर तो है, जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। इसके साथ साथ एसआर के चलते आम लोगों में जो भयभीत की माहौल पैदा हुई थी, ये इसके चलते भी आम लोग जल्द से जल्द चुनाव में हिस्सा लेते हुए अपना ये नागरिक अधिकार से वंचित ना होने का प्रयास भी किए हैं। अब एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक है लेकिन आंकड़ा है, उसको जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब 90% से ज्यादा लोगों ने अपना वोट दिया। और जी हाँ, हिंदुस्तान के इतिहास का भी रिकॉर्ड है बड़े राज्य के कि 90% से ऊपर इतनी वोटिंग हुई हो। ऐसा इस बार बंगाल की जनता के मूड को भांपना कोई आसान काम अब नहीं बचा है। लेकिन पिछले आंकड़ों से इस गणित को अगर समझने की कोशिश करें तब क्या दिखाई देता है। इन आंकड़ों के आधार पर अगर कल के मतदान का विश्लेषण किया जाए तो एक बात निकलकर सामने आती है। अब आप देख सकते हैं 1972 में 60% बोली हुई, 60.82, 77 में 56.15 और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। ये कांग्रेस की सरकार गई थी कम वोटिंग के बाद और लेफ्ट की सरकार आई थी और ये फिर लगातार लेफ्ट की सरकार रही। 76, 75, 76, 82, 75, 2001, 2006 और 2011। ये देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं इस आंकड़े पे तो ये टीएमसी की सरकार है, ये ममता बनर्जी बनी है
यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, 81 से बढ़कर 86 हुआ और ममता बनर्जी ने इतने सालों के बाद, करीब 25 सालों के बाद लेफ्ट को हराया और यहाँ पर अपनी सरकार बनाई। तो पिछली बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ कांग्रेस से लेफ्ट में तो पोलिंग परसेंटेज कम था, इस बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा था। अब पोलिंग परसेंटेज 81 से बढ़कर इस बार 91 से ऊपर हो गया है, लगभग 92%। इसका क्या मतलब है? पिछली बार की अगर बात करूं मैं, 2 चुनाव की 16 और 21 की, टीएमसी चुनाव जीती, 82 से घटकर 81 हुआ था, करीब 1% के आसपास की गिरावट है। पर टीएमसी की सीटें यहां पर बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी 2 से बढ़कर 77 पहुंची थी। तो अगर कम हो रहा है तो भी दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ, अब अगर ज्यादा हो रहा है तो किसको फायदा होगा? हालांकि ये पहला चरण ही है, दूसरा चरण अभी नहीं हुआ है, हमको मानना पड़ेगा कि दूसरे चरण तक का वेट कर ले 29 तारीख को। इसीलिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा कहानी कह रहा है कि आखिरकार इसमें क्या निकल कर आने वाला है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आगे ये भी हमको देखना पड़ेगा कि इस पूरी कहानी में अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें की गई हैं और ऐसे में मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इसीलिए दोनों के लिए पहले फेज की वोटिंग के आधार पर ये एकदम से मान लेना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा। जो करीब 9 या 10% की वोट की SIR में वोट कटे हैं, ये वो गैप भी हो सकता है कि 81 से बढ़कर 91 हो गया। पर ये कहना, ये सब चीज़ें तय हो पाएंगी 4 मई के नतीजे में। प्रधानमंत्री मोदी आज रैलियां कर रहे थे, क्या कह रहे हैं कल की इस बम्पर वोटिंग के बाद, उनको भी सुन लेते हैं। बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। तृणमूल रुकेगा नहीं, तृणमूल झुकेगा नहीं, तृणमूल थकेगा नहीं, तृणमूल थमेगा नहीं। तो बंगाल में बाजी कौन मारेगा ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान से राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो सीधे पीएम मोदी पर एक बहुत बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डेरेक ओब्रायन लिखते हैं, नरेंद्र मोदी, आपने बंगाल की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार होने की घोषणा की थी, यानी आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद कीजिए। 4 मई को ममता बनर्जी और टीएमसी जीत रही है, आप चुनौती स्वीकार करें और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। यानी अगर 4 मई को बीजेपी नहीं जीती है तो वो पीएम का इस्तीफा, जो कि वो लोकसभा के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, वहां पर इस्तीफा मांग रहे हैं। डेरेक पर पलटवार करने के लिए सोशल मीडिया पर मोर्चा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला। प्रधान ने बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान को प्रधानमंत्री पर जनता से भरोसे से जोड़कर टीएमसी पर हमला किया और प्रधान ने लिखा, टीएमसी के तानाशाह रिकॉर्ड मतदान को नहीं पचा पा रहे, इसीलिए डेरेक ओब्रायन अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार ने बीच आज पीएम का हुगली नदी में नौकायान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी आज सुबह कोलकाता में थे, हुगली नदी में नाव पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने हुगली के किनारे नाविकों और सुबह टहलने गए लोगों से निजी मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। ये कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बसती है। इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है। आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया। ये मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। पीएम मोदी की हुगली नदी में नौका सवारी पर टीएमसी ने तंज करते हुए इसे दिल्ली की यमुना नदी से जोड़ दिया और पीएम से पूछा कि क्या वो यमुना में ऐसी डुबकी लगाएंगे। दिल्ली यमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को यमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। ममता बनर्जी का अपना अंदाज है चुनाव लड़ने का। ममता बनर्जी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं पॉइंट स्कोर कर देने का। इस बार भी यही करती हुई दिखाई दी। गंगा की तुलना उन्होंने यमुना से कर दी। खैर, चुनाव है तो बयानबाजी तो चलेगी। आगे बढ़ते बात करता हूं नेपाल की आज की एक और कहानी की।
नेपाल में आए सियासी भूकंप की अब बात कर लेते हैं। जो लोग जेनजी आंदोलन से नेपाल सरकार को हिलाने आए थे वो अब खुद हिल गए। नेपाल की नई सरकार बने सिर्फ 37 दिन हुए हैं, लेकिन इन 37 दिनों में बालेश सरकार के 2 मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। उन पर करप्शन और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि बालेन शाह ने अपने इन्हीं साथियों के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ ही देश भर में आंदोलन छेड़ा था। लेकिन अब उनके राइट हैंड और होम मिनिस्टर सुदान गुरंग करप्शन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पिछले हफ्ते ही पीएम बालेन शाह ने करप्शन के आरोप में नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जांच बिठा दी थी, न्यायिक आयोग बना दिया था। बालेन शाह के इस स्टाइल को देखकर जनता उन्हें नेपाल का नायक मान रही थी, लेकिन उनकी इस छवि को उस समय झटका लगा जब उनके पुराने साथी और उनकी सरकार के गृह मंत्री सुदान गुरंग पर करप्शन के गंभीर चार्जेस लगे। इन आरोपों की गंभीरता को इस पर सी समझी जा सकती है कि गुरंग को होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी से नजदीकी और वित्तीय लेन देन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नेपाल के एक डीजे से होम मिनिस्टर बने गुरंग की कहानी बहुत हैरान करने वाली है। तो सुदान गुरंग का गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पीएम बालेन शाह के लिए बड़ा झटका है। ये दोनों ही नेपाल के जेनजी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे। करप्शन के खिलाफ इनकी आवाज पर ही नेपाल के लोग जन सलाह बनकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब सुदान गुरंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। पहला आरोप यह कि सुदान गुरंग बिजनेसमैन दीपक भट्ट की कंपनी में पार्टनर थे। दीपक भट्ट इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में है। दूसरा आरोप यह कि गुरंग ने दीपक भट्ट की 2 कंपनियों में 50% से ज्यादा शेयर भी खरीदे, जिसे लेकर कई सवाल उठाए गए। जब गुरंग से इन शेयरों को खरीदने में पैसों के सोर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि शेयर खरीदने के लिए पैसे उन्होंने उधार लिए थे। गुरंग के इन जवाबों से पीएम बालेन शाह और नेपाल की जनता संतुष्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से सुदान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा गुरंग पर नेपाल के पहाड़ी इलाके में किराए पर जमीन लेने और उसका किराया न चुकाने के आरोप भी है। गुरंग के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। कोई इसे लेकर पीएम बालेन शाह की आलोचना कर रहा है, तो बहुत से लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं कि कम से कम गुरंग ने आरोप लगने पर ही नैतिकता के आधार पर ही सही इस्तीफा तो दे दिया। गुरंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है, इसीलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। गुरंग ने आगे कहा कि बहुत सारी अफवाहें मेरे बारे में फैल रही हैं। आरोप और सच्चाई एक नहीं होते, फैसले सबूतों पर आधारित होने चाहिए, भावनाओं पर नहीं। मैंने अपनी ओर से नैतिक जिम्मेदारी ले ली है। करप्शन के चक्रव्यूह में फंसे सुदान गुरंग इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बालेन और गुरंग की जय और वीरू वाली जोड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है। गुरंग को बालेन सरकार में नंबर 2 की पोजीशन का नेता कहा जाता था। इत्तेफाक की बात है कि शुरुआती दिनों से बनी इस जोड़ी में बालेन के नंबर 1 पर और गुरंग नंबर 2 पर थे। जिस तरह बालेन शाह नेपाल के रैपर के तौर पर फेमस हुए, उसी तरह गुरंग ने अपनी पहचान डीजे के रूप में बनाई थी। नेपाल में डीजे सुदान के नाम से उनको जाना जाता है। काठमांडू में पार्टी प्लानिंग और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका काम करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से उनका जीवन बदला हुआ है। भूकंप में लोगों की मदद के लिए उन्होंने हामी नेपाल नाम का एक संगठन बनाया और अपने साथ करीब 200 लोगों की टीम बनाई थी। 2020 में कोरोना के दौरान हामी नेपाल के एक एनजीओ के तौर पर लोगों की मदद की और नेपाल की एक पहचान अलग बनाई। 2025 के जेनजी आंदोलन के दौरान हामी नेपाल युवाओं की आवाज बना। ये जो आप सुन रहे थे, इसको गुरंग ने खुद तैयार किया और उसको अपने ही आगे इस चीज को आगे बढ़ाया, इस पूरे रैप सॉन्ग को। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। क्या अब ये तय हो गया कि पश्चिम एशिया का नक्शा बदलने वाला है? इजराइल से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक क्या एक बार फिर युद्ध की ज्वाला भड़क गई है? इजराइल ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि उसका अगला निशाना खामेनाई वंश का अंत है। वहीं ईरान ने ट्रंप के सामने बड़ी डेडलाइन देकर हड़कंप मचा दिया। खबर बहुत बड़ी आ रही है इस वक्त। ताजा डेवलपमेंट यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज रात इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी पहुंच सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस सीक्रेट दौरे के पीछे व्हाइट हाउस और तेहरान के बीच होने वाली बड़ी बातचीत का ही कनेक्शन है। इससे पहले अराक्ची और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच फोन पर बात हुई है। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से भी बातचीत की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
इससे पहले इस हफ्ते अमेरिका के 9 विमान इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो संचार उपकरण, वाहन और तकनीकी स्टाफ के साथ वहां पर आए थे। पश्चिम एशिया में जारी सीज़फायर के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट और सामने आ गई। इसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ एक नए और बड़े सैन्य हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। पेंटागन की नजर इस बार हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में मौजूद उन ईरानी ठिकानों पर है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा बने हुए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का सीधा निशाना IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और वो जहाज है जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। इतना ही नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया कि उनकी तैयारी पूरी है, अब अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तो क्या ईरान पर हमला होने वाला है? इजरायल के डिफेंस चीफ कार्ड्स के एक बयान ने तेहरान की नींद उड़ा दी है। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने साफ कर दिया है कि इजरायल ईरान के खिलाफ युद्ध को रिन्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टारगेट मार्क कर लिए गए हैं और अब बस अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। जाहिर है इजरायल का इरादा इस बार सिर्फ पलटवार नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है। इजरायल अब की बार ईरान की सत्ता की जड़ें हिलाकर खामेनेई वंश का खात्मा करना चाहता है। इधर व्हाइट हाउस में भी बारूद की गंध तेज हो गई है। CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अब ईरान की सैन्य कमर तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अमेरिकी नौसेना ईरान की उन फास्ट अटैक बोट्स को तबाह करने की योजना बना रही है जो समंदर में दहशत फैलाती हैं। ईरान के उन जहाजों को जल समाधि देने की तैयारी है जो हॉर्मुज में माइंस बिछाते हैं। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया को खुली चुनौती दी है, जब तक ईरान के $11 ट्रिलियन वापस नहीं मिलते हॉर्मुज का रास्ता बंद रहेगा। ईरान अब सिर्फ पाबंदियां हटाने की बात नहीं कर रहा, वो पिछले 46 सालों से फ्रीज किए गए अपने पैसे को ब्याज समेत वापस मांग रहा है। ईरान का तर्क है कि अमेरिका ने उनका पैसा चुराया है और जब तक ये लूट वापस नहीं होती दुनिया के तेल का रास्ता खुला नहीं मिलेगा। ईरान की इस जिद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग में घी डालने वाला बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे बंद रखा। ट्रंप का दावा है कि अगर रास्ता खुला तो ईरान हर दिन $500 मिलियन कमाएगा, जिसे वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने इजरायल पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक सीज़फायर का सपना देखना अमेरिका छोड़ दे। साफ है कि मामला अब सिर्फ सीमा की लड़ाई का नहीं बल्कि लाख और अरबों खरबों डॉलर के हिसाब का है। एक तरफ इजरायल का खात्मा करने वाला संकल्प है तो दूसरी तरफ ईरान की आर्थिक स्ट्राइक। अगर हॉर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी और अगर इजरायल ने हमला किया तो खाड़ी देशों में ऐसा विध्वंस होगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया के युद्ध में वर्दी में फौजी या आम नागरिक ही नहीं मारे जा रहे बल्कि कलम के सिपाहियों की भी शहादत हो रही है। लेबनान की साहसी महिला पत्रकार अमल खलील की मौत हो गई है, जबकि सहयोगी फोटोग्राफर गंभीर रूप से घायल हैं। यानी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 9 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 5 पत्रकार लेबनान के हैं। 22 अप्रैल को दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमले में लेडी जर्नलिस्ट अमल खलील की मौत हुई थी। 8 अप्रैल को लेबनान में अलग अलग इजरायली हमलों में गदा दायक और सुजैन खलील नाम की 2 महिला पत्रकारों की मौत हुई थी। उससे पहले 8 अप्रैल को गाजा सिटी में अल जजीरा के रिपोर्टर मोहम्मद समीर वाशा की मौत इजरायली ड्रोन में हुई थी। 9 मार्च को गाजा में इजरायली गोलीबारी में अमल हमद अल शमाली नाम के पत्रकार की जान चली गई थी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से यह खबर है, ट्रंप ने पेंटागन से जुड़े 2 टॉप अफसर पर बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को बर्खास्त किया गया है, तो वहीं एटमी डिपार्टमेंट से जुड़े एक और सीनियर अफसर एंड्रयू हक को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना एक्टिव है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया। बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से फेलन और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच लगातार मतभेद हुए हैं, खासकर नेवी के जहाज निर्माण कार्यक्रम को लेकर, काम करने के तरीके को लेकर और नेतृत्व को लेकर पीट हेग्सेथ से टकराव बढ़ा है। हेग्सेथ का मानना है कि जरूरी सैन्य सुधारों को लागू करने में फेलन बहुत धीमे थे।
इतना ही नहीं, फेलन पर कमांड चेन फॉलो नहीं करने के आरोप भी लगे। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को बाईपास कर सीधे वो राष्ट्रपति ट्रंप के संपर्क में रहते थे। इससे हेगसेथ नाराज चल रहे थे। वहीं परमाणु विभाग के सीनियर ऑफिसर एंड्रू हक को हटाने की वजह ये वायरल वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में एंड्रू हक रेस्टोरेंट में एक महिला को संवेदनशील जानकारी दे रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वीडियो में अमेरिका के न्यूक्लियर और केमिकल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जिक्र होने का दावा किया गया है। साथ ही ईरान को लेकर अमेरिकी प्लान का भी जिक्र बताया गया है, लेकिन इन दावों की पुष्टि होनी अभी बाकी है। एंड्रू हक का पद चीफ ऑफ केमिकल न्यूक्लियर श्योरिटी का था और वो न्यूक्लियर और केमिकल सेफ्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हनी ट्रैप वाला इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रू को सस्पेंड ट्रंप ने कर दिया है। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में शुरू हुई जंग और फिलहाल सीज फायर के बीच ट्रंप की कोर टीम के कई लोगों की विदाई अब तक हो चुकी है। ट्रंप जो पहला बड़ा नाम है वो जो कैंट का है। 17 मार्च को इस्तीफे की चिट्ठी को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ का पद उन्होंने छोड़ दिया था। दूसरा बड़ा नाम है पैम बॉन्डी का। पैम अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थी और 1 अप्रैल को ट्रंप ने पैम को हटाया था। तीसरा बड़ा नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज का। युद्ध के बीच 2 अप्रैल को जनरल रैंडी को आर्मी चीफ के पद से, आर्मी स्टाफ के पद से जबरन रिटायर कर दिया गया था और अब नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को बर्खास्त किया गया है। साथ ही चीफ ऑफ केमिकल न्यूक्लियर श्योरिटी एंड्रू हक को सस्पेंड किया गया है। ये तमाम बड़े बड़े लोग थे जिनकी नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा जा रहा था और युद्ध के बीच में इन सबको हटाया गया या सस्पेंड करना पड़ा। यानी ट्रंप की कितनी किरकिरी हो रही है उनके इस फैसले की, इन तमाम फैसलों से समझ में आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब डू और डाई वाली स्थिति है। ईरान के खिलाफ छोड़ी गई जंग अब अमेरिकी संविधान के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। संविधान के मुताबिक बिना संसद की मंजूरी के युद्ध सिर्फ 60 दिन चल सकता है और ट्रंप के पास अब महज 7 दिन और बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सांसद हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ही करीब 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में अपनी आवाज सार्वजनिक तौर पर उठा चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट लामबंद हैं। ट्रंप को कानूनन 30 दिन का और समय मिल तो सकता है, लेकिन वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने सीज फायर अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट के बीच बड़ी खबर चीन और ताइवान के फ्रंट से भी आई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बीजिंग ने ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी तेज की है। खबर आ रही है कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को अपना विदेश दौरा रद्द करना पड़ा है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन के दबाव में कई देशों ने ताइवान के राष्ट्रपति के विमान को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर साफ किया कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान का विलय अब अनिवार्य हो चुका है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं, बात करते हैं आज के पब्लिक व्यूज की। बंगाल के चुनावों पर अरुण पांडे साहब का ट्वीट है। ये पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जहां वोट की चोट का शोर पूरे देश में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। क्या यह बदलाव की आहट है या मौजूदा सत्ता के लिए साइलेंट सपोर्ट? एक और पब्लिक व्यू ले लेते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो बगावत हुई है उस चीज पर ललित कुमार लिखते हैं, बस कुछ दिन और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ना घर के रहेंगे ना घाट के, चले थे ईमानदार नेता बनने, आज के समय में देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज नेता बन रहे हैं। इन 2 व्यूज के बाद आज मुझे दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:57। तब तक के लिए शुभ रात्रि।